क्लास 11th अकाउंटेंसी। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस, पार्ट नंबर 1। इसमें पहला टॉपिक है लेखांकन के मूल प्रलेख या सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अब लेखांकन के मूल प्रलेख कौन से होते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं? जैसे जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसका कोई ना कोई प्रूफ हमारे पास, जैसे बिल दुकानदार ने हमारे को दिया इत्यादि, हमने पैसे जमा किए, किसी से पैसे लिए तो हमने से लिखवा के ले लिया, भैया आपने ये पैसे रिसीव किए हैं। तो ऐसे जो कागज़ हमारे पास होते हैं प्रूफ के तौर पर, उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट या मूल प्रलेख कहते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, इन प्रलेखों के आधार पर, प्रलेख कागज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, तो इनके आधार पर ही हम लोग जर्नल में जो है वो एंट्रीज करते हैं। तो प्रतिदिन के लेन देन का सबसे पहला रिकॉर्ड यही होता है। ये इसमें लेन देन की कौन सी तारीख है वो लिखी जाती है, कितना अमाउंट है, कितनी राशि है वो लिखी जाती है। संबंधित पक्षकार के बारे में लिखा जाता है कि कौन सी पार्टी है, किसको हमने दिया, किससे हमने लिया। लेन देन की प्रकृति के बारे में हम बताते हैं कि उधार थी या नकद में खरीदा गया। इन बुक्स में जब एंट्रीज़ की जाती हैं तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर की जाती है। ये जो डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं लेन देन की सत्यता का ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में ही हमारा जो है वो लेन देन हुआ है, हमने सामान खरीदा है या बेचा है। जब कोई ऑडिटर हमारे अकाउंट को चेक करना चाहता है तो वो देखता है, उसको नहीं पता होता कि हमने सामान खरीदा भी या नहीं खरीदा। तो इन डॉक्यूमेंट के आधार पर, इन कागज़ों के आधार पर जो हमने बिल सामान को ख़रीदने या बेचने के रखे हैं, उनके आधार पर ही वो पता लगाता है क्या वास्तव में सामान खरीदा गया या बेचा गया या नहीं। अगर कोई विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है बाद में कि भाई सामान इतने का नहीं था, इतना था, तो जो बिल हमारे पास होता है, बिल इस बात को प्रूफ करता है कि वास्तव में ही इतने ही का सामान खरीदा गया था। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट या मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे हम कहते हैं कैश मेमो। कैश मेमो क्या चीज़ होती है? जैसे नाम से ही क्लियर है, कैश। तो ये कैश के बारे में हमारे को बताता है। जब भी हम नकद सामान को बेचते हैं, नकद माल खरीदते हैं, तो जो भी हमने पैसा दिया होता है किसी को, उस पैसे के प्रूफ के रूप में कि आपको हमने पैसा दे दिया, उसके प्रूफ के रूप में, या प्रमाण प्रूफ को कहा जाता है, उसके रूप में ये कागज़ वो हमको लिख करके दे देता है कि आपका इतना कैश हमारे पास आ गया। ये जो हमारा कैश मेमो होता है, इसमें बिल कैश जो होता है, कुल कीमत कितनी लगी है बिल में वो इसमें लिखी होती है, कितनी मात्रा में सामान बेचा गया, किस रेट पर बेचा गया, सभी कुछ लिखा जाता है। और उसके आधार पर ही फिर हम बुक्स में अकाउंट्स की एंट्रीज़ को करते हैं। अगला जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको हम कहते हैं इनवॉइस, बीजक, या फिर हमारे बिल। तो उधार माल जब भी बेचा जाता है तो सेल्स इनवॉइस जो है वो बनाया जाता है। सेंड इनवाइस मतलब इनवाइस एक प्रकार का ये बिल नहीं होता, इस बात का प्रूफ नहीं होता कि हमने सामान नकद में बेचा है, पर क्या सामान बेचा है, कितने का बेचा है, वो सब कुछ उसका एक पूरी लिस्ट जो है, उसका पूरा रेट, उसका टोटल वगैरह हमारे को इससे पता चल जाता है। इसे हम विक्रय बीजक या फिर सेल्स इनवाइस कहते हैं। ये जो इनवॉइस होता है इसमें ग्राहक का नाम लिखा होता है, माल की मात्रा, कितनी मात्रा में सामान जो है वो बेचा खरीदा गया, माल की कुल कीमत कितनी बनी, जिसमें से कि जो हमारी व्यापारिक कटौती है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको घटा करके दिखाया जाता है। इसकी जब हम सामान को बेच रहे हैं तो उसकी मूल प्रति, मतलब जो मेन हमारा इनवॉइस होता है वो तो हम ग्राहक को दे देते हैं, और दूसरी कॉपी जो कार्बन कॉपी होती है वो हमारे पास अकाउंट के रिकॉर्ड के लिए रह जाती है। तो जब भी माल उधार हम खरीदते हैं तो दुकानदार फिर हमारे को बिल देता है, इसे ही इनवॉइस या फिर बिल कहा जाता है। अगला हमारा है रसीद, जिसको हम रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो ग्राहक से जब भी कैश हम प्राप्त करते हैं तो हम उसे लिख करके एक रसीद कागज़ दे देते हैं कि इतना कैश हमारे को आपसे प्राप्त हो गया, तो इसे रिसिप्ट या रसीद कहा जाता है। ये जो रसीद होती है इसमें दिनांक या तारीख लिखी जाती है, कितने रुपए लिए दिए गए वो लिखा जाता है, ग्राहक का नाम लिखा जाता है, किसको पैसे लिए दिए गए। इसकी जो कॉपी होती है, मेन कॉपी, फर्स्ट पेज जो होता है वो ग्राहक को दे दिया जाता है। उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसको हम कार्बन कॉपी कह सकते हैं, वो अपनी किताबों में हम रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। जब भी हम भुगतान करते हैं तो उसकी रसीद भी हमारे को प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा आएगा फोर्थ, वो होता है डेबिट नोट।
अब डेबिट नोट क्या होता है? यदि पूर्तिकर्ता कौन होते हैं? सप्लायर, जिनसे हमने सामान खरीदा। तो जिस दुकानदार से हमने सामान खरीदा है, यदि वो दुकानदार हमारे को जो सामान दे रहा है वो हमारे ऑर्डर के अनुसार नहीं है, सामान हमने कुछ और मांगा था, दे कुछ ने कुछ और दिया, अन्य किसी कारण से यदि हमारे को सामान उसका वापस करना पड़ता है, सामान ख़राब है इत्यादि, तो डेबिट नोट हम तैयार करते हैं और उस वापस सामान के साथ में वो डेबिट नोट हम पूर्तिकर्ता को भेज देते हैं। डेबिट नोट का मतलब है कि जो हमने सामान ख़रीदा भाई, उसमें से अब इतने रुपए के जो सामान हमको आपको वापस भेज रहे हैं, तो ये पैसा हम आपको अब कम देंगे। ये जो डेबिट नोट है, इसमें लेन देन की तिथि लिखी जाती है, कौन सी तारीख को सामान खरीदा है, डेबिट किए खाते का नाम लिखा जाता है, किस व्यक्ति के नाम को हम डेबिट कर रहे हैं, राशि अमाउंट लिखा जाता है, कितने रुपए का सामान जो है वापस किया गया, डेबिट करने का कारण लिखा जाता है कि सामान ख़राब निकला है, सामान टूटा हुआ है, सामान कम मिला है, सामान जितना ऑर्डर दिया था उससे ज़्यादा सामान हमारे को प्राप्त हुआ, ये लिखा जाता है। इसकी भी एक प्रति जो है हमारे पास रहती है, जिसके आधार पर हम अपनी किताबों में पूर्तिकर्ता या सप्लायर जो होता है उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगला हमारा है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या चीज़ होती है? जब हमने सामान बेचा होता है, तो बेचे हुए सामान जब वापस आ जाता है हमारे पास लौट करके, ग्राहक किसी भी कारण से सामान हमको लौटा देता है कि सामान जो था वो ख़राब था, सामान आवश्यकता से ज़्यादा हमारे को भेज दिया गया, या फिर टूटा हुआ सामान है, ख़राब सामान है, जो नहीं मंगवाया था वो भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक हमारे को सामान वापस भेजता है और उसके साथ में क्रेडिट नोट भी वो हमारे को भेजता है। कहने का मतलब ये हुआ, ग्राहक के खाते को यहाँ पर इसके आधार पर फिर क्रेडिट किया जाता है। प्राय क्या होता है, जब डेबिट नोट हमको प्राप्त होता है तो उसके बदले में हम क्रेडिट नोट जारी कर देते हैं। इसकी भी एक कॉपी जो है रिकॉर्ड के लिए हम अपने पास रख लेते हैं। अगला जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है जमा पर्ची, जिसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। नाम से क्लियर है, पे करना, देना, और जमा करना आप जानते हैं जमा करना क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में, तो एक फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को बोला जाता है पे इन स्लिप फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। तो हम दोनों फॉर्म जो है, दोनों भाग जो है बैंक को भर कर भेज देते हैं। बैंक क्या करता है, बड़े वाले भाग को अपने पास रख लेता है और पैसे भी रख लेता है, और छोटे भाग के ऊपर जो कैशियर होता है बैंक का, वो साइन करके हमारे को लौटा देता है। छोटे पार्ट को हम काउंटरफॉइल बोलते हैं, तो हमारे को लौटा देता है, और बैंक का जो कैशियर होता है उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है काउंटरफॉइल के ऊपर, और वो हमारे को दे दिया जाता है। फिर ये काउंटरफॉइल आके हम अपनी किताबों में लगा लेते हैं, और उसके आधार पर ही जो व्यापारी होता है वो एंट्री जो होती है वो अपनी बुक्स में करता है कि पैसा हमने बैंक में जमा करवाया। अगला सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा जो है उसे हम कहते हैं चेक। तब चेक क्या चीज़ होती है, एक प्रकार का एक कागज़ या एक छोटा सा फॉर्म होता है, तो प्रत्येक ग्राहक जो होता है खाताधारी, वो इस चेक जब भी वो कोई व्यक्ति अकाउंट खोलता है बैंक में, तो उसको एक चेक दे दिया जाता है, चेक बुक दे दी जाती है कि अगर उसने किसी को पैसे देने हैं तो वो चेक काट करके उस ग्राहक को दे देगा, और ग्राहक उस मतलब अपने कस्टमर को देता है बैंक, और कस्टमर ने जब भी कोई पेमेंट करनी होती है किसी भी व्यक्ति को, तो चेक काट करके वो जो हम उस व्यक्ति को दे दें। मान लो हमने किसी के पैसे देने हैं तो हम चेक काटेंगे, मतलब चेक एक कागज़ है जिस पे हम बैंक को लिखते हैं कि आप ऐसा करो, इतना पैसा मेरे अकाउंट में से काटो और उस व्यक्ति को ये पैसा दे दो। ठीक है, तो ये आदेश होता है एक प्रकार से बैंक को कि आप मेरे खाते में से इतना पैसा निकाल करके दे दो। अब बैंक में से पैसे निकालने की एक विधि होती है ये, तो ये यदि किसी बैंक पे ये इसे लिखा जाए तो ये एक आदेश पत्र होता है। इसमें ग्राहक बैंक को ये आदेश देता है कि उसमें जितनी लिखी हुई रकम है वो इस चेक के वाहक बियरर कहा जाता है। वाहक का मतलब वो जो भी व्यक्ति इसको लेकर के आएगा वो वाहक होगा। ठीक है, उसके वाहक को या फिर जिसका नाम इस चेक पे लिखा है उसको पेमेंट कर दो। प्रत्येक चेक के साथ में एक काउंटरफॉइल लगी होती है। ये काउंटरफॉइल हमारी चेक बुक में रहती है ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने ये चेक किस व्यक्ति को दिया, कितनी तारीख को दिया, कितने रुपए का दिया। ठीक है, ये सारी बातें हम उसमें नोट कर लेते हैं जो चेक में लिखा जाता है। तो काउंटरफॉइल जो होती है हमारे पास फ्यूचर रेफरेंस या भावी संदर्भ के लिए रहती है। फ्यूचर रेफरेंस का मतलब भविष्य में यदि हम देखना चाहते हैं कि भाई हमने कितना पैसा जो था वो लिया था, तो उसका
एक पार्ट हमारे पास बचा रहता है। उस काउंटरफॉल के आधार पर ही फिर हम अपनी किताबों में एंट्रीज को कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ और सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, जिसे हम हिंदी में प्राप्य बिल बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा है बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। अगला होता है बिल्स पेबल, जिसको हम देय विपत्र या देय बिल कहते हैं। ये भी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में कर चुके हैं। अगला है पत्र व्यवहार या कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स, जब हमने किसी व्यापारी से पत्र व्यवहार किया था, लेटर लिखा था कि आप इतना सामान हमारे को भेज दो, तो वो लेटर यदि हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो भी प्रूफ के तौर पर हमारे काम करेगा। पंजीकरण के प्रसंविधि, पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन, प्रसंविधा होता है एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किसी के साथ किया उसकी कॉपी। मजदूरी हमने दी है उसकी अगर कोई रसीद हमारे पास है, वेजेस जिसे हम कहेंगे, वेतन या सैलरी अगर हमने दी है उसकी कोई रसीद हमारे पास है। बिजली का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, कोई हमने अगर हम कहीं पर गए हैं तो गाड़ी का टिकट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये प्रूफ होते हैं जिनके आधार पर हम लोग आगे फिर अपनी किताबों में एंट्रीज को करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा प्रमाणक। अब प्रमाणक क्या चीज़ होती है? प्रमाणक का अर्थ, इसको तैयार करने की विधि, वाउचर मीनिंग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तव में प्रमाणक क्या होता है। आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, जब भी हम दुकान पे गए कोई सामान खरीदने के लिए, मान लो कि हमने काफ़ी सारी सामान खरीदा, तो दुकानदार हमको क्या करेगा, एक कागज़ के ऊपर उसकी एक लिस्ट बना के देगा, ये सामान आपका आया, ये आ गया। तो पूरी अगर 10 चीज़ें खरीदी हैं तो 10 चीज़ों का वो नाम लिखेगा। उसके आगे वो हर एक चीज़ के रेट लिखेगा, आखिर में वो टोटल करेगा, तो टोटल करके हम उसको पैसे दे देंगे। ठीक है, वो हमारा जो उसने कागज़ पे सारी चीज़ों के नाम, पैसे, टोटल वगैरह करके दिए, उसको हमने बिल कह दिया। तो जब हमने सामान ख़रीदा है तो भी हमारे को बिल दुकानदार देगा, अगर हमने सामान बेचा है तो हम बिल ग्राहक को देते हैं। या फिर हमने किसी को पैसे दिए तो उससे हम रसीद लिखवा के ले लेते हैं, और अगर हमने किसी को पैसे दिए तो हम उससे रसीद लिखवाएंगे। तो ये सारे जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अपनी कंपनी का छपा हुआ और कागज़ होता है, एक और छोटा सा फॉर्म होता है एक, वो फॉर्म उसके साथ लगाते हैं, बिल के साथ हम उस फॉर्म को पेन से लगा लेते हैं और उसको अपनी फ़ाइल में लगा लेते हैं। ये जो फॉर्म हम लगाते हैं बिल के साथ, हर एक बिल के साथ लगता है ये, इसको हम बोलते हैं वाउचर, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रमाणक। अब ये जो कागज़ हमने लगाया, फॉर्म बिल के साथ जो लगाया, इसके ऊपर तारीख लिखी होती है और इसके ऊपर हम अपने सिग्नेचर करेंगे। मैनेजर भी इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है कि वास्तव में ये बिल जो था इसके पैसे दिए गए, लिए गए, ये सब कुछ। और इसमें एक और बात होती है कि अब ये जो बिल, मान लो हमने सामान ख़रीदा है तो उसकी भी हम जनरल में एंट्री करेंगे, सामान बेचा है तो उसकी भी हम जनरल में एंट्री करेंगे, पैसे हमने किसी को दिए उसकी एंट्री करेंगे, पैसे लिए उसकी एंट्री हो करेंगे, बैंक में पैसे जमा किए, जो भी कुछ हमने किया उसकी कुछ ना कुछ जनरल एंट्री तो हम बनाएंगे। तो ये जो वाउचर हमारा होता है उसके ऊपर हम जनरल एंट्री करते हैं। मतलब इसमें हम लिखेंगे कि हम जनरल एंट्री में किस अकाउंट को डेबिट लिख करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, दोनों के आगे रुपए लिखे जाते हैं। और ये जो कागज़ होता है ये बिल के साथ लगा दिया जाता है और उसको फाइल में लगाया जाता है। इस वाउचर को देख कर ही फिर हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं वो जनरल में एंट्री करते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रमाणक एक प्रूफ होता है हमारा, इस प्रूफ के रखे हुए डॉक्यूमेंट को ही हम प्रमाणक कहते हैं। इसी के आधार पर फिर जनरल में एंट्री की जाती है। कोई भी एंट्री जो है तो वाउचर के बिना मान्य नहीं होती। प्रत्येक वाउचर जो होगा हमारा, अब आप समझ चुके हैं वाउचर का एक छोटा सा फॉर्म है, इसके ऊपर एक क्रम संख्या है, सीरियल नंबर लिखा होता है। अब इसके बारे में परिभाषा एक दी गई है बॉटली बॉय ने वाउचर की। बॉटली भाई जी बोलते हैं कि प्रमाणक मतलब वाउचर हमारे को लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि, प्रविष्टि मतलब एंट्री के परलेखीय सबूत, परलेख होता है डॉक्यूमेंट, कोई कागज़, उसके सबूत या प्रूफ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जो भी कोई एंट्री हमने की है ये उसका एक सबूत है, इसका प्रूफ है कि भाई इस चीज़ की एंट्री की गई। सो अकॉर्डिंग टू जे आर बॉटली बॉय, वाउचर में भी डिफाइंड एज, वो डिफाइंड मीन्स इज अ मीनिंग as a documentary evidence. Documentary means it's a document, evidence means a proof in support of
द एंट्री अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये हमारी अकाउंट की किताबों में कोई एंट्री अगर अपियर हो रही है, दिखाई दे रही है, तो ये डॉक्यूमेंट, ये वाचर उसका प्रूफ होता है कि किस कारण से ये एंट्री हमने की है। तो इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता वाचर का, कैसे इसको बनाया जाए। तो हमारी हर एक कंपनी जो होती है अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको जैसे भी उसको ठीक लगे वो बनाती है। अब अगला हेडिंग हमारा जो है वो है मूल पल्ले की, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और वाचर या प्रमाणक जो होता है इनमें क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट है सोर्स डॉक्यूमेंट वाचर तैयार करने के काम आता है। हमारे पास पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, उससे हमने फिर वाचर बनाया। वाचर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हम वाचर की बात करते हैं तो प्रमाणक मूल प्रलेख के आधार पर बनाए जाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, फिर उसके आधार पर वाचर बनाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है सोर्स डॉक्यूमेंट को लेखांकन के लिए तैयार नहीं किया जाता। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, बिल। दुकानदार तो बिल हमारे को इसलिए दे रहा है ना कि वो उसको पैसे लेने हैं हमसे, इसलिए उसने बिल हमारे को दिया। तो बिल देने का उद्देश्य क्या था, पैसे लेना और ये बताना भाई आप कितने पैसे बन गए। तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट या बिल वगैरह बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मैंने एंट्री करेंगे, हम केवल ये बताते हैं ग्राहक को भाई इस चीज़ के इतने पैसे बने और टोटल इतने पैसे बने। तो हम वाचर की बात करते हैं। वाचर लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार किए जाते हैं। वाचर्स आर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि भाई हम अकाउंट की किताबों में जर्नल में हम एंट्री को करेंगे, इसलिए वाचर बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है सोर्स डॉक्यूमेंट में लेन देन का पूरा विवरण दिया होता है। जब हम बात कर रहे हैं बिल की, तो बिल में हमने कौन सी तारीख को सामान खरीदा, कौन से दुकानदार से सामान खरीदा, क्या क्या चीज़ें खरीदी, क्या क्या रेट हर एक चीज़ का था, कितनी कितनी चीज़ें खरीदी, टोटल कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ, सारी डिटेल हमारे को सोर्स डॉक्यूमेंट में मिल जाती है। फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन इन द सोर्स डॉक्यूमेंट। वेयर इज इन केस ऑफ द वॉचर्स, वॉचर्स में क्या होता है, प्रमाणक ये बताते हैं कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, बस। तो वॉचर एडवाइसेस विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच इज़ टू बी क्रेडिटेड। चौथा पॉइंट हमारा है ये लेन देन का प्रमाण होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, लेन देन का प्रूफ होता है कि भाई हमने ये सामान खरीदा, इतनी इतनी चीज़ें इतने इतने रुपए की खरीदी, तो ये हो गया प्रूफ हमारा ट्रांजेक्शन का। सो दीज आर द प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शंस। वाचर के बारे में हम या प्रमाणक के बारे में हम क्या बोलते हैं, ये लेन देन के सही लेखांकन में सहायक होते हैं। दे हेल्प इन प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि इनको प्रॉपरली लिखा जाए। नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो है कि प्रमाणकों के प्रकार या टाइप्स ऑफ वाचर। अब वाचर कितने प्रकार के होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वाचर जो हैं सबसे पहले हम उसको एक और दो दो मेन टाइप में हमें बांटेंगे। पहला ए पार्ट हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं कैश वाचर्स, हिंदी में हम इसे बोलेंगे नकदी के प्रमाणक। तो नकदी के प्रमाणक क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आप पॉइंट्स को नोट कर सकें। ठीक है, नकदी के प्रमाणक क्या चीज़ होते हैं। तो नकदी के प्रमाणक का मतलब होता है जो नकद लेन देन के लिए वाचर बनाए जाते हैं उनको नकदी के प्रमाणक, नकदी मतलब कैश, तो कैश रिसिप्ट के लिए जो वाचर बनाए जाते हैं, जो भी कैश हमने प्राप्त किया, रिसीव किया या भुगतान किया, पेमेंट हमने की है, उसके लिए जो वाचर बनाए जाते हैं तो उसे हम नकदी के प्रमाण के कैश वाचर कहते हैं। मतलब कैश लिया या दिया बात कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहला जो कैश वाचर में आता है वो हमारा होता है डेबिट वाचर्स। तो डेबिट वाचर्स क्या चीज़ होते हैं, नकद भुगतान के लिए जो तैयार किए जाते हैं। नकद भुगतान मतलब कैश पेमेंट, जो पैसा हमने दिया, जब भी हम पैसा देते हैं उसके लिए जो वाचर तैयार किए जाते हैं, दोज आर नोन एज डेबिट वाचर्स। तो माल अब कब कब हम पैसा देते हैं, जैसे हमने सामान नकद खरीदा, नकद क्रय किया, ठीक है, हम दुकानदार के पास गए, हमने पैसा दिया और सामान खरीदा, तो भी डेबिट वाचर बनेगा। व्ययों के भुगतान के लिए हमारे कुछ खर्चे हो गए, उसके लिए हमने भुगतान किया मतलब पैसे दिए, तो भी वाचर बनेगा। विनियोगों के नकद क्रय के लिए, विनियोग मतलब कहीं पर पैसा लगाना, हम पढ़ चुके हैं। शेयर या डिबेंचर हमने खरीदे हैं, उसमें पैसा दिया, हमने लगाया मतलब शेयर खरीदे तो पैसा दिया, तो वहाँ पर भी यही बनेगा। स्थायी संपत्ति के नकद क्रय के लिए हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, जैसे मशीन हमने खरीदी, फर्नीचर खरीदा है, तो उसके लिए भी पैसा दिया। क्रेडिटर्स को किए गए भुगतान, लेनदारों को जब भी हम पैसा देते हैं, जिस दुकानदार से हमने सामान खरीदा उसको हमने पैसे दिए तो डेबिट वाचर बनेगा। बैंक में हमने पैसा जमा किया तो भी कैश चला गया, डेबिट वाचर बनेगा। कहने का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक लेन देन के लिए अलग अलग वाचर हम तैयार करते हैं। जिस वाचर में मतलब जो हमारे डेबिट वाचर्स होंगे, इसमें डेबिट वाचर तैयार करने की तिथि लिखी जाती है, कौन सी तारीख को वाचर बनाया गया, वाचर का सीरियल नंबर होता है। हर एक वाचर जो होगा उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, 1 2 3 4, जैसे हमारी बुक के ऊपर पेज नंबर होते हैं वैसे वाचर का हर एक सीरियल नंबर होता है। डेबिट किए गए खाते का नाम, किसका
किस अकाउंट को हमने डेबिट किया है उसका नाम हम लिखेंगे। आवश्यक विवरण, अगर कुछ और डिटेल हम लिखना चाहते हैं, नरेशन वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं। अगले हमारे आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाचर्स। तो क्रेडिट वाचर क्या होते हैं? ये नकद प्राप्तियों के लिए, कैश रिसिप्ट्स के लिए लिखे जाते हैं। जब भी हम कैश को प्राप्त करते हैं, कहीं से हमको कैश मिलता है तो उसके बदले में हम क्रेडिट वाचर्स लिखते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से कैश मिल सकता है? माल के नकद विक्रय के लिए, सामान हमने बेचा है कैश पर तो कैश मिला। आय की नकद प्राप्ति, कोई इनकम, कोई लाभ हमको मिला तो लाभ में हमें कैश मिल गया। विनियोगों के नकद विक्रय के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? हमारे शेयर डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अगर हमने शेयर डिबेंचर्स बेचे हैं, नकद में बेचे हैं, किसी को शेयर बेचा और कैश मिल गया। उसके बाद अस्थायी संपत्ति के नकद विक्रय के लिए, फिक्स एसेट्स हमने बेची है। डेटर्स को नकद प्राप्ति, डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो ग्राहक, जिनको हमने उधार सामान बेचा था, अगर उन्होंने हमारे को पैसा दिया, बैंक से अगर हमने पैसा निकाला तो भी हमने कैश रिसीव किया। तो प्रत्येक लेन देन का अलग वाचर बनाया जाता है। इसमें भी प्रमाणक की तिथि लिखी जाती है, प्रमाणक मतलब वाचर का सीरियल नंबर लिखा जाता है, किस व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है वो हम लिखते हैं, आवश्यक विवरण डिटेल कुछ लिखते हैं, नरेशन अगर कुछ होती है, और नेट अमाउंट। देखें, अब ये भी समझें कि हमने क्या बोला कि डेबिट वाचर याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे इसको? डेबिट वाचर हमने बोला नकद भुगतान के लिए, जब भी हम कैश पे कर रहे हैं, कैश किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो डेबिट वाचर बनाया जाता है। तो देखो, जब हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो वो क्या व्यक्ति क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा ना, प्राप्तकर्ता। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं वो बन जाएगा रिसीवर, तो हम बनाएंगे डेबिट वाचर। और अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, हमने लिखा ना कि नकद प्राप्ति के लिए, कैश रिसिप्ट के लिए क्रेडिट वाचर। अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति जो हमको पैसा दे रहा है वो हमारा क्या बन जाएगा? गिवर, देने वाला। अगर हम किसी से ले रहे हैं वो बन गया गिवर। सो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वो जो दे रहा है हमको पैसा, हम उससे पैसा ले रहे हैं, तो इसलिए वो गिवर बन गया, तो हम इसको क्रेडिट वाचर कहते हैं। ऐसे आप इसको याद करेंगे। तो अगला हमारे को है, जो बी टाइप के हमारे वाचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गैर नकदी या हस्तांतरण के प्रमाणक। गैर नकदी मतलब जो कैश के नहीं होते हैं या ट्रांसफ़र के होते हैं। सो नॉन कैश एंड, या फिर ट्रांसफ़र वाचर हम इसको कहते हैं। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए लिखे जाते हैं, जैसे जिसमें कैश नहीं इन्वॉल्व होता। जैसे हमने सामान उधार बेचा, माल का उधार क्रय या उधार विक्रय, परचेज और सेल ऑन क्रेडिट बेसिस। माल की वापसी, हमने माल वापस किया तो भी पैसा नहीं लिया दिएगा। डेप्रिसिएशन की हम बात करें, ठीक है, बैड डेप्ट की बात करें तो भी कैश नहीं आया, तो इनका लेखा करने के लिए हम लोग नॉन कैश वाचर्स बनाते हैं। अब ये जो होते हैं इसमें भी वाचर की तिथि लिखी जाती है, वाचर का सीरियल नंबर लिखा जाता है, डेबिट या क्रेडिट किए जाने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, आवश्यक विवरण थोड़ी बहुत या नरेशन कुछ लिखनी है, टोटल अमाउंट हम इसमें लिखते हैं, तो विक्रय बीजक अगर कोई है तो उसका नंबर लिखा जाता है। अगला एक और क्वेश्चन छोटा सा एग्जामिनेशन में आ सकता है कि वाचर रजिस्टर क्या होता है, प्रमाणक रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो गया, जिस रजिस्टर में वाचर्स के बारे में डिटेल लिखी जाती है वो वाचर रजिस्टर होता है। तो वाचर एक्सेप्ट, स्वीकार जब हो जाते हैं, वाचर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब जब प्रूफ हो गया कि ये वाचर बिल्कुल ठीक बन गया, तो उसके बाद उसको वाचर रजिस्टर में लिखा जाता है। रजिस्टर में वाचर की एंट्री की जाती है। हर एक वाचर का जो सीरियल नंबर होता है वो रजिस्टर में हम लिखते हैं। जिस सीरियल नंबर का वाचर है हमने इशू किया, वो सीरियल नंबर हम लिखेंगे और वाचर के बारे में लिखेंगे। जब उस वाचर की पेमेंट हमने कर दी, जो बिल था वाचर के साथ में बिल लगाया, और जब उस बिल की पेमेंट हम कर देते हैं तो हम वाचर के ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं। ठीक है, उस स्टैंप में लिखा होता है पेड, PAID, पेड, कि हमने इसके पैसे दे दिए। हिंदी में हम इसको बोलेंगे भुगतान कर दिया। हम उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं ताकि दोबारा कहीं से दोबारा वही वाचर हमारे हाथ में आ जाए तो हाँ ऐसा ना हो कि हम दोबारा उसको पेमेंट करने लग पड़े। तो भुगतान जब हो जाता है तो उसकी एंट्री, जैसे ही पेमेंट हो जाती है इस वाचर की, तो उसके बाद में हम उसकी एंट्री कैश बुक में कर देते हैं कि भाई हमने कैश पे कर दिया। कैश चाहे लेते हैं या देते हैं, उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक करेंगे जो है प्रमाणक के क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये भुगतान को प्रमाणित करते हैं, दे अप्रूव और वेरीफाई द पेमेंट, कि हमने पेमेंट कर दी है ये इस बात को प्रूव करते हैं। सेकंड है, इसमें भुगतानों पर उचित नियंत्रण रखा जा सकता है कि दोबारा भुगतान हम नहीं करते, गलती नहीं होती, इट कीप चेक्स ऑन द पेमेंट। थर्ड है,
इससे लेनदारों को तुरंत भुगतान किया जा सकता है। दे हेल्प्स टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, हमें मालूम चल जाता है भाई ये वाचर है, इसका पैसा देना है, तो पेमेंट की जा सकती है। ऑडिटर भी इसकी सहायता से हमारी एंट्रीज़ की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि हमारी एंट्री सही है कि या हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इट हेल्प्स द ऑडिटर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज। पाँचों पॉइंट है, इसे नकद में भुगतान पर नियंत्रण रहता है कि कैश हमने पे करना है, ज़्यादा बार बार पेमेंट ना हो जाए, तो उसकी भी यहाँ पर चेक रहता है। अगला टॉपिक है प्रमाणक के दोष या डिमेरिट्स ऑफ द वाचर्स क्या हैं। पहले आंशिक भुगतान जब भी होता है उसका लेखा करने में कठिनाई होती है। डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन ऑफ द पार्ट पेमेंट। मान लो एक सामान हमने ख़रीदा 20,000 रुपीज़ का, तो बिल एक आ गया 20,000 रुपीज़ का, वाचर भी हमने बना दिया 20,000 रुपीज़ का। अब हमने जब ख़रीदा तो हम क्या करते हैं, हम दुकानदार को बोलते हैं कि 10,000 अभी ले लो, 10,000 अगले महीने दे देंगे। तो ये 10,000 जो हमने दे दिया, ठीक है, अगर हम इस बिल के या वाचर के ऊपर लिख देंगे कि भाई पैसा मिल गया, तो पूरा 20,000 मिल गया। तो जब भी आधी पेमेंट की जाती है तो उसको क्या लिखें हम, लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला है लेनदार खाता बही या क्रेडिटर्स लेजर जो हमारे होते हैं, उसके अभाव में हमें ये पता नहीं चलता कि किस व्यापारी से कितना व्यापार किया। इन द एब्सेंस ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर इट्स डिफिकल्ट टू नो दैट वर्थ हाउ मच बिजनेस हैज़ बीन डन विद द पार्टी। अलग से हमारे को क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने का सामान बेचा है, अन्यथा पता नहीं चलता है।